तो क्या ऑडिटर की जॉब सिक्योर्ड है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ी रेस लगी हुई है इस वक्त सारी बिग फोर ऑडिट फर्म्स या बिग 10 ऑडिट फर्म्स में एआई और जनरेटिव एआई के ऊपर। देखिए, मैंने 2009 में फर्म ज्वाइन की थी और जब 2009 में फर्म ज्वाइन की थी मैंने, तो उस ज़माने में हमारे पास एक ऑडिट सॉफ्टवेयर होता था एस्टो। मेजॉरिटी फर्म्स के पास इस तरह के सॉफ्टवेयर होते थे। एक मोड लाइक का कैबिनेट होता था, ठीक है, कि ये कैबिनेट है, इसमें रिसीवेबल की फाइल्स हैं, ये कैबिनेट इसमें पेबल की फाइल्स हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई और उसके बाद फिर क्लाउड बेस्ड चीज़ें हो गई, सर्वर बेस्ड चीज़ें हो गई। पहले ये होता था कि जी वो जो मैंने आपको कहा कि जी जो कैबिनेट टाइप चीज़ें होती थी, कि अगर एक बंदे को फाइल रिव्यू करनी है तो आप यूएसबी में फाइल ट्रांसफ़र करते थे, फिर यूएसबी उसके पास लेके जाते थे, फिर जाके वो चेंजेस कर रहा होता था, और फिर वो वापस आपको फाइल देता था, फिर वापस से आप एंटर कर रहे होते थे। फिर क्लाउड बेस्ड सर्वर बेस्ड चीज़ें आ गई, जिसमें हुआ कि जी अब आप एक ही वक्त में सारे बंदे चेंज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक सर्वर बेस्ड सारी फाइल सर्वर बेस्ड पे होंगी और आप बैठ के चेंजेस कर रहे होंगे। ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई। लेकिन अभी जिस वक्त दौड़ लगी हुई है ना, वो लगी हुई है एआई और जेनेटिव एआई के ऊपर। और इसके अंदर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बैक इन जब मैंने लंदन में काम किया था 2015-16 में शायद, तो उस वक्त एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के एंगेजमेंट पे काम कर रहा था मैं, और उसमें हमारा एक जो की ऑडिट प्रोसीजर था जो हमने करना था, वो ये करना था कि एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट थी और उसमें हमें काम ये करना था कि जी एग्रीमेंट को पढ़ना था और एग्रीमेंट को पढ़ के ये असेस करना था कि जी इसके अंदर लायबिलिटी क्लॉजेस हैं कि नहीं है। और वो सारे एग्रीमेंट पढ़ के लायबिलिटी क्लॉजेस आइडेंटिफाई करने थे और क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकग्नाइज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन सबके ऊपर एक असेसमेंट करनी थी। वो काम किया हमने। आज के दौर में क्या हो चुका है, आज के दौर में एक एआई टूल आ चुका है जिसके अंदर आप वो एग्रीमेंट अपलोड करो, सही है। और जब आप एग्रीमेंट अपलोड कर दोगे तो आप उसको खुद ही कह दो कि यार इस एग्रीमेंट के अंदर मुझे लायबिलिटी का क्लॉज बता दो, वो आपको लायबिलिटी का क्लॉज हाईलाइट कर देगा। रिसेंटली उस ऑडिट सॉफ्टवेयर को या उस एआई टूल को मैंने अभी यूज़ किया एक एंगेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर बेतहाशा बिजनेस कॉम्बिनेशंस थे। 200 300 पेज की ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट होती थी, शेयर परचेस एग्रीमेंट होते थे। वो एग्रीमेंट आपने अपलोड करे और एग्रीमेंट अपलोड करके आपने कहा कि जी मुझे इस एग्रीमेंट में लाइट से बता दें कि एक्विजिशन डेट कौन सी है, मुझे इस एग्रीमेंट में जो की टर्म्स है वो बता दें, मुझे इस एग्रीमेंट में ये बता दें कि इसके अंदर एक्वायरर और एक्वायरी के ऊपर कोई कंडीशंस आ रही हैं वो बता दें, कोई कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन आ रही है वो बता दें। एग्रीमेंट आपको सारी, वो एआई टूल आपको सारी की सारी चीज़ें हाईलाइट करके दे देगा। लेकिन अभी जो करंटली एक और चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और हो चुका है इनफैक्ट, वो जनरेटिव एआई है। ये सारी बातें जो एआई टूल्स वगैरह के, इससे भी बियॉन्ड एक चीज़ जा चुकी है जो कि जनरेटिव एआई है। और वो ये है कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल उसको कहें कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ के ऊपर एक अकाउंटिंग ओपिनियन बताना है, ये बैकग्राउंड है, ये है, मुझे अकाउंटिंग ओपिनियन जनरेट करके देते हैं। सिस्टम आपको जो डेलॉयट ने सॉफ्टवेयर बनाया है जनरेटिव एआई का, वो आपको अकाउंटिंग ओपिनियन बना के दे देगा। आप 2 कॉन्ट्रैक्ट डालें, उसको बोलें कि मुझे इसको कंपेयर करके दे दो और बता दो कहाँ-कहाँ पे फ़र्क आ रहा है। सिस्टम आपको वो काम करके दे देगा। आप 2 एग्रीमेंट डालें, उसको कहेंगे जी आप एनालाइज़ करो कि इसके अंदर क्या रिस्क है, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या इसके अंदर प्रोस एंड कॉन्स है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको असेस करके दे, मतलब वो क्रिएटिविटी में लेके आ जाएगा, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी अब काम इसके ऊपर भी स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट हो चुका है, और बहुत सी फर्म्स वगैरह इसको अब यूज़ कर रही हैं। जो फर्म्स की मेथोडोलॉजी वगैरह होती थी जिसको ढूँढना, जहाँ से आंसर ढूँढना बड़ा मुश्किल होता था, अब उन सारी मेथोडोलॉजी को एक एलएलएम के थ्रू उसको ट्रेन कर दिया गया है, मॉडल को ट्रेन कर दिया गया है, और उसके तहत अब आपने सिर्फ सिस्टम से सवाल पूछना है कि जी मुझे बताएँ यार मैटेरिटी में मुझे रेवेन्यू बेंचमार्क लेना है। नॉर्मली क्या, कब मैं रेवेन्यू को बेंचमार्क यूज़ कर सकता हूँ, नॉर्मली परसेंटेज क्या होती है। आपने उससे सवाल पूछा, सिस्टम आपको आंसर बता देगा कि आप रेवेन्यू पे ये बेंचमार्क है, ये चीज़ें हैं, और अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, ये मेथोडोलॉजी का रेफरेंस है, सही है, और ये आइज़ा का रेफरेंस है, लेट्स से। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं अब आसान हो गई हैं। सवाल ये है, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर हमारे पास जो एक और अब जो एक फीचर इसके अंदर जो हमने एक नया वर्ड सुना है एजेंटिक एआई का, कि जिसमें ये है कि नॉर्मली हम ऑडिट करते कैसे, कि हमने फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट से पॉपुलेशन ली, उसके बाद सैम्पलिंग करी, सैम्पलिंग करने के बाद हमने क्लाइंट को सैंपल कम्युनिकेट करे, क्लाइंट ने हमें सैंपल्स प्रोवाइड करे, और फिर वो सैंपल्स को हमने सिस्टम में अपलोड करे, और फिर उसके बाद जाके उसकी वॉचिंग वगैरह करी। तो अगर आप देखें तो इस सारे प्रोसेस में 7 से 8 ही स्टेप्स है ना। एजेंटिक एआई अब ये काम करने जा रहा है, जो फ्यूचर ऑडिट का वो ये है कि जी किसी तरीके से इन सारे काम को सिस्टम के थ्रू हम कर लें, सही है। कि फॉर एग्जांपल सिस्टम ने जनरेट करे सैंपल, जैसे सिंपल सैंपल जनरेट करे, उसने फ़ौरन से क्लाइंट को रिक्वेस्ट दे दी कि जी मुझे ये सैंपल चाहिए। क्लाइंट की तरफ से जैसे सैंपल्स आ गए, उसने फ़ौरन से जाके ऑडिट सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी फाइल्स को अपलोड कर दिया, और फिर उसके बाद जाके जो डेटा स्निपिंग टूल्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके तहत उधर जाके उसने स्पेसिफिकली वर्किंग पेपर, जो एक स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर क्रिएट है, उसमें से उसने उस इनवॉइस की सारी डिटेल्स को वहाँ पे वॉच करना स्टार्ट कर दिया। ये एक फ्यूचर है जो कि हम एजेंटिक एआई की बात करते हैं। अगला सवाल ये है कि जी अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो क्या ऑडिटर की जॉब सिक्योर्ड है या नहीं? इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।